हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द फिडियास पे। मैं गोविंद। जैसा हमने लास्ट क्लास में किया था कि हमने जुलाई 2024 का पेपर लिया है। जो जुलाई 2024 के पेपर के पहले 4 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। चारों क्वेश्चन में जितना भी कंटेंट पार्ट आया था, यानी कि जो भी कोई नया टॉपिक हमारा ऐड होता है किसी क्वेश्चन में, वो टॉपिक हम साथ के साथ करते जा रहे हैं। तो जैसा हमारी सीरीज है सीटेट के धुरंधर, तो आप सभी का इस सीटेट के धुरंधर में स्वागत है। और आज की क्लास में भी हम ऐसे ही कई टॉपिक करेंगे जो पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं। बार बार रिपीट होने का मतलब है कि आपको उन्हीं टॉपिक से किसी भी सीटेट का पेपर, चाहे वो किसी भी साल का हो, उसमें हर बार सेम टॉपिक का क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वाइगॉत्स्की का टॉपिक किया था, चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स किए थे। ये हर पेपर में बार बार रिपीट हो ही रहे हैं। तो आज की क्लास में भी इसी तरीके से और सवाल आपके सामने आएंगे। करते हैं शुरुआत। आज का पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ द टीचर इन द प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जो हमारी प्रगतिशील शिक्षा है, मॉडर्न मैनर मैनर में हम जिसकी बात करते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा, इसमें शिक्षक की भूमिका क्या है। जैसा आप लोगों को हमने जब क्लासरूम में भी डिस्कस किया था और लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था कि जहां कहीं भी आपको टीचर के रोल की बात दिख जाए तो वहां बस आंख बंद करके निशान लगा देना। जहां ऑप्शन दिख गया फैसिलिटेटर का, वो आपका आंसर होता है। ये फैसिलिटेटर आंसर क्यों होता है? क्योंकि फैसिलिटेटर का मतलब होता है जो चीजों को आसान करेगा। फैसिलिटेटर कौन है? जो चीजों को आसान बनाए। एक सिंपल लाइन में अगर हम कहकर देखें, भाई आप लोगों को जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है आपके घर में, तो वो आपकी लाइफ को आसान बना रहा है। सेम वे में एजुकेशन में जो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा बच्चों को, मान लीजिए किसी बच्चे के पास बुक नहीं है या क्लास में कोई बच्चा बुक लाया ही नहीं है, तो आप अपने टॉपिक को आगे कैसे बढ़ाएंगे? तो अब वो एक टीचर का रोल आ जाता है कि वो अपने आसपास जितनी भी कोई भी चीज अवेलेबल है जो आपके चैप्टर से या टॉपिक से रिलेट करती है, उसे लीजिए और उससे अपने टॉपिक को आगे बढ़ाइए। ऐसा ना हो कि कहीं भी रुकावट आ जाए। तो वो रुकावट नहीं आने देना है, प्रगति आगे चलती हुई जानी चाहिए। तो फैसिलिटेटर का रोल टीचर का सबसे मेन है, और ये बताया गया किसमें? एनसीएफ 2005 में। एनसीएफ 2005 के क्वेश्चन आपके पेपर में बनते ही रहते हैं। तो एक क्वेश्चन फैसिलिटेटर का आपके पेपर में बार बार आता है, और दूसरा आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्टिविज्म का। अगर कहीं भी पूछा जाए कि करंट में जो शिक्षा की प्रणाली है वो किस, कह सकते हैं, अप्रोच को लेकर चल रही है, तो वहां पर आपका कंस्ट्रक्टिविज्म हमेशा रहेगा। निर्माणवाद इसका हिंदी नाम बनेगा। तो ये आपका आंसर हर बार बनेगा जब भी पेपर में ये सवाल आपका आ जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हॉवर्ड गार्डनर कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस implicates दैट। हार्वर्ड गार्डनर की एक थ्योरी है जो बुद्धि के सिद्धांतों में उन्होंने दी है। तो किस चीज को इम्प्लीकेट करता है? कि एवरीवन प्रोसेसेस एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन द सेम वे। क्या सभी एक तरीके से ही दुनिया को देखते हैं? ह्यूमन बीइंग डिफर इन देयर एबिलिटीज इन डिफरेंट डोमेन। बुद्धि का के ये अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है। यानी कि सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं, बल्कि अलग अलग योग्यता को धारण करने वाले होते हैं। थर्ड है, इंटेलिजेंस हैज ओनली वन डायमेंशन। बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है। और फोर्थ है, इंटेलिजेंस इज ओनली अबाउट प्रैक्टिकल लर्निंग। बुद्धि क्या है? केवल प्रैक्टिकल लर्निंग से संबंधित है। तो यहाँ पर पहले तो अगर ये पार्ट आपके पेपर में दोबारा कहीं पर भी दिख जाए, वन डायमेंशन, तो यहां पर नाम एक याद रखना, अल्फ्रेड बिने। अगर बिने से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तब आपका ये आंसर बनेगा, अदरवाइज ये नहीं बनेगा। एवरीवन प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन द सेम वे। सभी एक तरीके से दुनिया को देखते हैं, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो अब बच गए दो। तो पहले एक बार हम हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि पेपर में अगर दोबारा ये दिखाई दे तो हमें इसे करने की जरूरत ना पड़े। हॉवर्ड गार्डनर, गार्डनर ने इंटेलिजेंस को 8 अलग अलग बुद्धि में डिफाइन किया है। 8 टाइप। उस 8 टाइप में एक आपका आता है इंटरपर्सनल। ये पहला नाम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है।
दूसरा है इंट्रापर्सनल, तीसरा है आपका विजुअल स्पेटियल, चौथा है आपका म्यूजिकल, पांचवा है आपका काइनेस्थेटिक, छठा है आपका वर्बल, सातवां है आपका न्यूमेरिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रावर्सल, विजुअल स्पेटियल, म्यूजिकल, और आठवां है नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक। ये जो 8 नाम आपके आते हैं, इन 8 के अलावा भी इसके जो थ्योरी है उसको डिफाइन किया गया है 9 रूपों में भी, लेकिन हमारे पेपर के हिसाब से ये 8 ही सही माने जाते हैं। अगर बाय चांस नाइन्थ के बारे में बात है तब एक अलग है कि भाई 9 तरह की बुद्धि किसने बताई, तब भी गार्डनर ही आंसर जाएगा, अदरवाइज 8 जो है वो इसने डिफाइन की है। अब इसको याद कैसे करें, सबसे मेन ये होता है, तो जो वर्बल होता है और ये न्यूमेरिकल, इनके नाम थोड़े बदल जाते हैं। वर्बल आ जाता है आपका लिंग्विस्टिक, न्यूमेरिकल आ जाता है लॉजिकल मैथमेटिकल, और लास्ट आता है नेचुरलिस्टिक। अब इनके बारे में बात कर लेते भाई। पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है वो बनता है इंटरपर्सनल का। इंटरपर्सनल का मतलब होता है जब आप अन्य व्यक्ति के बारे में बेहतर ढंग से समझते हैं, जैसे आपके साइकोलॉजिस्ट हुआ, काउंसलर हुआ। इन लोगों का काम क्या होता है, सामने जो व्यक्ति आपके पास आया है उसकी समस्या को सुनना और बेहतर ढंग से उसका समाधान करना। तो जो अन्य व्यक्तियों की समझ काफी अच्छी रखते हैं वो किस में आपके शामिल होते हैं, इंटरपर्सनल में। कई बार आपको इस तरह के जो कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के धनी अपनी कक्षा में भी मिल जाते हैं, जो आपकी बातों को अच्छे ढंग से समझ पाता, आपके इमोशन को समझ पाए, आपके साइलेंस को समझ पाए, आपके गुस्से को समझ पाए, आपकी हंसी को समझ पाए। तो ऐसे अगर आपकी लाइफ में दोस्त होते तो उनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस काफी अच्छी होती है, और अगर आपके अंदर ये है तो आप इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में बेहतर है। सेकंड आता है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल बिल्कुल इसके अपोजिट है, ये होता है सेल्फ की नॉलेज। सेल्फ दैट मीन्स व्हाट्स माय कैपेबिलिटी, मैं क्या क्या कर सकता हूं, मैं किन चीजों को अच्छे ढंग से कर सकता हूं, किन को नहीं कर सकता। तो वो सेल्फ अवेयरनेस जो होता है अपनी कैपेबिलिटीज की, वो आती है इंट्रापर्सनल में। ऐसे व्यक्ति के जिनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस होती है, ये सभी लोग सक्सेसफुल होते हैं। कोई भी सक्सेसफुल कैरियर जिसका है वो ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में बहुत बेहतरीन होते हैं। एक आता था बेल ग्रिल, जो डिस्कवरी चैनल पे जनरली आता था, जो जंगलों में जाता था। वो जंगल में जाकर काम क्यों कर पाता था, सरवाइव कैसे कर पाता, सर्वाइवल सीरीज उसकी आती थी, क्योंकि उसे खुद पे भरोसा था कि वो किसी भी स्थिति में अपने आप को हैंडल रख सकता है, अपने आप को सरवाइव करा सकता है। तो वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का धनी था। नेक्स्ट है विजुअल स्पेटियल। विजुअल स्पेटियल का मतलब होता है दैशिक बुद्धि, इसको हम बोल देते हैं। दैशिक बुद्धि का मतलब है जो फ्यूचर को विजुअलाइज कर सके, लाइक चेस प्लेयर होते हैं आपके, आपके पायलट होते हैं, डाइवर होते हैं। ये उदाहरण मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि पेपर में आपसे उदाहरण पूछा जाता है। तो जो चेस प्लेयर है वो क्या करते हैं, आगे के मूव्स को पहले ही क्या कर लेते हैं, आइडिया लगा लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं कि अगर मैंने इस वाले प्यादे को चला है, या इस वाले मैंने अपने जो हाथी घोड़ा ऊंट जिसको भी चला, तो सामने वाला क्या चल सकता है, फिर मैं उसको और कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ, या अगली चाल मेरी क्या हो। तो करंट लेवल पे रहते हुए 3 से 4 चाल आगे तक का सोच पाना, ये विजुअलाइजेशन के बेस पे ही पॉसिबल होता है। इसीलिए जिनके अंदर स्पेटियल इंटेलिजेंस होती है वो विजुअलाइजेशन में काफी बेहतर माने जाते हैं। अब इसी में पायलट आ जाता है, भाई ऊपर आसमान में आपको कोई रास्ता तो दिखाई नहीं देगा, तो उन्हें नक्शे को अच्छे से रीड करना पड़ता है। तो जिनके अंदर ये स्पेटियल इंटेलिजेंस होती है वो नक्शे की भी रीडिंग बड़ी अच्छी करते हैं।
डाइवर्स सेम इसका अपोजिट है, पायलट हवा में रहते हैं, डाइवर पानी के नीचे रहते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिनका संगीत में रुझान काफी अच्छा होता है। अब जब हम संगीत की बात कर रहे हैं तो जितने भी हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं या म्यूजिशियन हैं, वो सब इसके पार्ट बनते हैं। इन्हें म्यूजिक की अच्छी समझ होती है, रिदम की, ताल की। आपने देखा होगा कुछ लोग संगीत की समझ इतनी प्यारी रखते हैं कि एक छोटी सी आवाज को ही सुनकर उसी से क्या कर देते हैं, एक गाना तैयार करके रख देते हैं। जैसे आजकल आपका चला हुआ है कि वो कृष का गाना सुनेगा क्या, कि वो दिल ना लिया दिल ना दिया, तो वो आप लोगों ने फेमस कर दिया, यूट्यूब पर काफी अच्छा चला, इंस्टाग्राम पे चला, लेकिन उस बच्चे को म्यूजिक की समझ नहीं है। जिसे म्यूजिक की समझ होगी वहां पर आपके नाम आएंगे ए आर रहमान साहब, ए आर रहमान। ये है वो पर्सन जिसे म्यूजिक की बहुत प्यारी समझ है। लकी अली एक और नाम है। इसके अलावा जितने भी म्यूजिशियंस हैं वो सब इस कैटेगरी के अंदर काउंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है काइनेस्थेटिक। ये हमारा होता है शरीर गति की बुद्धि, शरीर गति की बुद्धि। अब ये शरीर गति की बुद्धि क्या है भाई? फिजिकली जो हम अपना कंट्रोल रख पाते हैं, तो जितने भी एथलीट है वो इसमें शामिल होते हैं। सबसे ऊपर इसमें आ जाता है जिम्नास्ट। उसके अलावा आपने देखा होगा कुछ सर्जन होते हैं जो ब्रेन की सर्जरी करते हैं, उनको बिल्कुल ही अच्छे से अपने हाथ पे कंट्रोल रखना पड़ता है, हल्का सा भी कह सकते हैं कि वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो जो सर्जन है वो भी इसी के अंदर आता है। आपके पेपर में ये शब्द आया हुआ है सर्जन का। जो सर्जरी करते हैं उनके अंदर कौन सी बुद्धि ज्यादा होनी चाहिए? बुद्धि तो वैसे उसके अंदर काफी होनी चाहिए भाई, इंट्रापर्सनल भी, कि अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि वो सर्जरी कर सकता है। लेकिन उसमें भी किस में सबसे ऊपर आना चाहिए? काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में, क्योंकि अगर उसकी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस अच्छी नहीं है तो उसका बॉडी कंट्रोल नहीं है। तो जिनके अंदर काइनेस्थेटिक होती है उनका बॉडी कंट्रोल काफी अच्छा होता है। लिंग्विस्टिक है भाषाई, भाषाई बुद्धि, यानी कि जो शब्दों में काफी अच्छे होते हैं, जिनका शब्दों के ऊपर नियंत्रण काफी अच्छा होता है, परिस्थिति को जल्दी भांप लेते हैं और शब्दावली का प्रयोग उसी अनुसार करते हैं। तो उसमें हम शामिल कर सकते हैं एक महान व्यक्ति को जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, नवजोत सिंह सिद्धू। इसके पास हर स्थिति के लिए कोई ना कोई शब्दावली है। और क्रिकेट में एक पर्सन का नाम आता है आकाश चोपड़ा, उसके पास हर बात के लिए शायरी है। तो ये भाषाई बुद्धि इनकी काफी अच्छी है। इसलिए साथ ही साथ जितने भी लैंग्वेज टीचर होते हैं वो इसके पार्ट बनते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल मैथमेटिकल। लॉजिकल मैथमेटिकल जब आता है तो इसका मतलब है तार्किक गणितीय। ऐसे पर्सन जिनका अंकों के साथ या अंकों की काफी अच्छी समझ होती है, वो इस कैटेगरी में शामिल होते हैं, लाइक ऑल मैथमेटिशियन। और इसमें सबसे ऊपर हम किसका नाम रख सकते हैं? श्री रामानुजन जी का। रामानुजन जी काफी बेहतर माने जाते हैं इस चीज में। नेक्स्ट है नेचुरलिस्टिक, प्रकृतिवादी। ये आपके पेपर में आ चुका है भाई, तो दोबारा भी रिपीट हो सकता है। सीधा सा क्वेश्चन आया था कि इस बुद्धि के व्यक्ति कौन कौन होते हैं। तो प्रकृतिवादी बुद्धि जिनके अंदर होती है, ये फार्मर यानी कि हमारे किसान भाई, वे इसमें आते हैं। जो जूलॉजिस्ट होते हैं वो इसमें आते हैं। बॉटनिस्ट होते हैं वो इसमें आते हैं, जो बॉटनी की स्टडी करते हैं, क्योंकि इन्हें प्रकृति की काफी अच्छी समझ होती है। जो प्रकृति को समझते हैं वो कहलाते हैं प्रकृतिवादी। तो जैसा हम देख रहे हैं 8 तरह की इंटेलिजेंस है, तो 8 तरह के नजरिया रखने वाले लोग होंगे और हर किसी की अपनी एबिलिटी, हर किसी की अपनी योग्यता है। तो ये 8 को एक तो याद करना, तो याद करने का तरीका सबसे आसान क्या है? एलएलएम किसने की? तो एलएलएम किसने की मतलब है एल से लॉजिकल मैथमेटिकल, एल से लिंग्विस्टिक, हो गया दोनों। एम से म्यूजिकल, के से हमारा आ जाएगा काइनेस्थेटिक, आई से इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, एस से आ जाएगा विजुअल स्पेटियल और एन से आ जाएगा नेचुरलिस्टिक। तो एलएलएम किसने की? एलएलएम की गार्डनर ने। क्योंकि एलएलएम करने का मतलब है आपका जज के लिए आप वैलिड एक तरीके से एप्लीकेबल हो जाते हैं। और जज क्या करता है? डिसीजन देता है। तो याद रखने का तरीका कि भाई गार्डनर ने भी डिसीजन दिया और इसीलिए डिसीजन दिया है तो वो जज है। तो जज कौन बना था? गार्डनर। और जज बनने के लिए क्या करना होता है? एलएलएम। तो हम कह सकते हैं एलएलएम किसने की?
एलएलएम की हॉवर्ड गार्डनर ने। तो हमारी आठों की आठों इंटेलिजेंस यहां से हमारी कवर हो जाती है। आई होप ये आपको आसान पड़ेगा। ये 8 इंटेलिजेंस जब आपके सामने आ जाएगी तो इन सब के उदाहरण आपके पास है। अब क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो आसान से हम अपना आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, कि ह्यूमन बीइंग डिफर इन देयर एबिलिटीज इन डिफरेंट डोमेन्स। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, कि अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। तो आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं बचेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, निम्न में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं को उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? ये जो है ना कि भाई आपका इन अकॉर्डेंस विद चिल्ड्रंस ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। तो जनरली आप लोगों ने जीन प्याजे किया है। जीन प्याजे ने 4 स्टेज दी है। उसने बताया कैसे कैसे आपका कॉग्निशन बेहतर होता जाएगा। एक सेंसरी है, सेंसरी के बाद प्री ऑपरेशनल, फिर कंक्रीट और फिर फॉर्मल। लेकिन अगर हम यहाँ 4 ऑप्शन देखें तो उन 4 में से कोई भी नहीं है। तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि फिर ये टॉपिक आया कहाँ से। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं कर देता हूं। एक पर्सन थे जिनका नाम था जेरोम ब्रूनर। उन्होंने जीन प्याजे के कंसेप्ट को गलत माना कि भाई कॉग्निटिव जो एबिलिटीज है वो फिक्स होती है कि भाई एक एज के बाद दूसरी आएगी। लेकिन ब्रूनर के अनुसार जो कॉग्निशन है उसमें बच्चे का होता क्या है कि बच्चा अपने कॉग्निशन को रिप्रेजेंट करता है। बच्चा अपने कॉग्निशन को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट करता है यानी कि प्रस्तुत करता है। अब प्रस्तुत करता है तो उसके अलग अलग तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं? इन्होंने बताया कि पहला तरीका बच्चे का होता है वो होता है इनएक्टिव मोड का। दूसरा तरीका होता है वो होता है आइकनिक मोड का। और तीसरा जो होता है वो कहलाता है सिंबॉलिक मोड। तो इनएक्टिव मोड होता है जिसमें बच्चा अपने फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू अपने कॉग्निशन को शो करता है। जैसे छोटे बच्चे को देखा होगा, या तो हंसेगा या रोएगा, हाथ पैर मारेगा, उन्हीं से क्या करेगा? अपने कॉग्निशन को शो करता है उसे क्या आया और क्या नहीं। और यही चीजें फिजिकल एक्टिविटी उसकी चलती है जनरली 1 साल तक, जहां पर वो जनरली केवल अपने फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू ही बता सकता है उसे क्या ठीक लग रहा है क्या नहीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसके साथ एक नया गुण जुड़ेगा जो कहलाएगा आइकनिक का, यानी कि इमेज बेस्ड। आपने देखा होगा जो 3 से 4 साल के बच्चे होते हैं उनको अगर आप कहते हो कि एप्पल, तो एप्पल की इमेज दिखाकर आप किसी भी शब्द को बुलवा सकते हैं। आपने बोला एप्पल, इमेज दिखाया तो इमेज से क्या कर लिया? लिंक कर लिया। सेम वे में वो अब कोई भी चीज जो याद करता जा रहा है उसकी क्या कर रहा है? इमेज बनाता जा रहा है। बच्चा दुकान पे जाता है और दुकान पे जाके एक पैकेट आता है मैगी का, उसे मैगी पढ़ना नहीं आता है, लेकिन उस पैकेट के रंग को देखकर उसकी इमेज के बेस पर वो कहता है मेरे को ये चाहिए, ये है मैगी। केवल सुना हुआ था लेकिन कलर को आइडेंटिफाई किया। आपने देखा होगा बच्चों को मोबाइल दीजिए, मोबाइल देने के बाद आप कभी भी गौर करना, आपने मान लो ये आपका मोबाइल आपने बच्चे को दिया और इस मोबाइल को देने देने के बाद आप कभी भी गौर करना आपका बच्चा यूट्यूब को खुद ढूंढ लेता है। ऐसा कैसे हो जाता है कि वो यूट्यूब खुद से ढूंढ लेता है? उसको तो यूट्यूब पढ़ना भी नहीं आता है। वो क्या करेगा? इस कलर के निशान को ढूंढता है और उसी को क्लिक करता है। उसे यूट्यूब पढ़ना नहीं आता है, लेकिन यूट्यूब की उसने क्या बना रखी है? इमेज उसके पास है। और इमेज उसके पास है इसीलिए वो अपने नॉलेज को वहां दिखा पा रहा है कि ये यूट्यूब होता है, ये मैगी का पैकेट है, ये मेरा जेम्स का पैकेट है, ये मेरा किंडर जॉय है। वो नाम नहीं पढ़ पाता है लेकिन केवल पिक्चर के बेस पे अपने कॉग्निशन को दिखा पाता है। तीसरा आता है सिंबॉलिक। यहां पर आपका वर्बल वे शुरू हो जाता है, वर्बल मैनर, यानी कि अब शाब्दिक रूप शुरू हो गया है। तो ये 3 पोर्शन, 3 मोड होते हैं रिप्रेजेंटेशन के, और इनका क्रम इसी रूप में चलता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, भाई पहले साल में तो ये रहेगा, फिर 1 से लेकर 5 से 6 साल तक आइकनिक रहता है।
उसके बाद शब्दों के रूप में हम चीजों को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो अगर हम देखें पहले साल केवल एक मोड से हम अपनी नॉलेज दिखा पाए, दूसरे केस में हम पहला और दूसरा दोनों दिखा पाते हैं, और जब सिंबॉलिक भी जुड़ जाता है तो हम तीन तरीके से अपने कॉग्निशन को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अगर हम इस उम्र की बात करें तो अपनी उम्र में आके भी हम इनएक्टिव मोड का यूज करते हैं। कैसे? टाइपिंग करने में, कोई भी स्किल जो आप दिखाते हैं, कोई भी स्किल जो आप सीखा हुए हैं, जिसे आप बोल के नहीं बता सकते बल्कि करके दिखाना पड़ता है, तो करके दिखाना है तो वो फिजिकल एक्टिविटीज यानी कि डूइंग एस्पेक्ट आता है, और वो भी किसका पार्ट होता है? इनएक्टिव का। तो पर्सन की लाइफ में कॉग्निशन को शो करने के लिए जो पहला तरीका इंट्रोड्यूस होता है वो क्या होता है? इनएक्टिव, दूसरा होता है आइकनिक, और तीसरा होता है सिंबॉलिक। तो ये तीनों अगर हम यहां देखें तो ये जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर बन जाएगा, एक्शन बेस्ड, इमेज बेस्ड, सिंबल बेस्ड। तो आंसर हमारा यही आया, क्योंकि पहले एक्शन बेस्ड हो गया, ये आइकनिक हो गया, सॉरी इनएक्टिव हो गया, इमेज बेस्ड आ गया तो आइकनिक आ गया, और उसके बाद तीसरा हमारा सिंबॉलिक दे ही रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पहला। तो जेरोम ब्रूनर का क्वेश्चन वैसे तो बनता नहीं है, लेकिन अब जब आ गया है तो इसका ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एक चीज और बता दूं, जेरोम ब्रूनर ने एक कंसेप्ट और दिया था स्पाइरल करिकुलम का। स्पाइरल करिकुलम, तो ये आपके पेपर में बन जाता है कि स्पाइरल करिकुलम किसने दिया। तो स्पाइरल करिकुलम देने वाला भी जेरोम ब्रूनर है। इस करिकुलम के अनुसार किसी भी बच्चे को, जेरोम ब्रूनर जो कहता है किसी भी बच्चे को कोई भी विषय किसी भी आयु वर्ग में सिखाया जा सकता है। किसी भी आयु वर्ग में सिखाया जा सकता है। तो ये एक लाइन इसकी बनती है। सिर्फ ध्यान किसका रखना है आपको? रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रख के, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखकर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लाइन हमें मिलनी चाहिए। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन किसने दिया? जेरोम ब्रूनर। किसने ये सीरीज बताया या तीन टाइप किसने बताया? जेरोम ब्रूनर। कौन ये कहता है कि जो कोग्निशन है वो एक स्टेज के बाद नहीं आता? आंसर है जेरोम ब्रूनर। क्योंकि जेरोम ब्रूनर तो ये कहता है कि बच्चे को कोई भी विषय किसी भी आयु वर्ग में आप करा सकते हैं, लेकिन जीन पियाजे क्या कहता है कि जब तक उसको पर्टिकुलर एज नहीं आएगी आप कोई टॉपिक नहीं कराएंगे। तो वो एज वाइज लेकर चलता है जीन पियाजे, ये भी लेके चलता है। फर्क क्या है? जीन पियाजे की जो स्टेजेस है वो फिक्स है, इसकी स्टेज फिक्स नहीं है। ये तो कह रहा है कि पहले साल से आप जब बच्चा इनएक्टिव मोड में है, आपको इनएक्टिव वे में चीजें अगर करानी है तो वो करता जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पर हो जाता है सेकेंड, फर्स्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, असर्शन एंड रीजनिंग। ये हमारा पिछली क्लास में भी क्वेश्चन आया था असर्शन एंड रीजनिंग का। पहले देख लेते, टीचर शुड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। टीचर को चाहिए कि वो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करे बच्चों को टू एंश्योर इफेक्टिव लर्निंग, ताकि एक बेहतर ढंग से जो सीखना है वो हो पाए। अब ये इमोशनल सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चा रो रहा है तो खुद भी रोना शुरू कर दो, नहीं। बच्चा रो रहा है तो उसके कारण समझने की कोशिश की जाती है। रीजन दिया है कि इमोशन एंड कोग्निशन आर रिलेटेड टू ईच अदर इन कॉम्प्लेक्स वेज, कि इमोशन और कोग्निशन दोनों ही एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। अगर हम बात करें कि भाई जो इमोशन और कॉग्निशन आप अगर इमोशनल है तो आपका कॉग्निशन कैसा होगा, और अगर आप बहुत खुश है तब कैसा होगा? वर्ड सुना होगा कि जब आप ज्यादा दुखी हो तब, यानी कि गुस्से में हो तो तब किसी को कुछ कहना मत, और जब ज्यादा खुश हो तो किसी से कोई वादा करना मत, क्योंकि आपका जो कॉग्निशन है उस वक्त वो डिगा हुआ होता है। तो एक तरीके से इमोशन क्या है उससे लिंक करते हैं। तो अब आंसर देखते हैं हम कि भाई बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही सही है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। टीचर को चाहिए कि बच्चे को सांत्वना दे, कारण क्योंकि इमोशन और कॉग्निशन एक दूसरे से संबंधित है। तो ये मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में कि अगर आप असर्शन से रीजनिंग पर जा रहे हैं तो शब्द जोड़ना क्योंकि
जैसे ही आप क्योंकि जोड़ेंगे और आपकी लाइन पूरी बन रही है, आंसर हो गया कि दोनों एक दूसरे से लिंक करते हैं और सही जा रहे, तो आंसर क्या हो गया, दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है या आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। विकास से संबंधित कौन सी बात बिल्कुल सही है, तो देखते हैं। डेवलपमेंट इज ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, ये तो गलत है क्योंकि डेवलपमेंट तो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट अकर्स इन ए स्पाइरल मैनर नॉट लीनियर, इसको देखते हैं, आंसर तो ये बन गया। बाकी देख लेते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, नो, ये हमेशा कैसे चल रही है, जनरल टू स्पेसिफिक। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, नो, सभी के सभी इंटर रिलेटेड है। ऑल एस्पेक्ट्स आर इंटर रिलेटेड, सभी एस्पेक्ट क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। तो अब देख लेते हैं इन चारों को। तो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स में जब हमने बात की थी, तो लास्ट क्लास में हमने शिफला कोडल का किया था, प्रॉक्सिमो डिस्टल किया था। अब बात करते हैं कि डेवलपमेंट जो होता है वो कैसा होता है, स्पाइरल होता है। स्पाइरल का मतलब होता है कि बच्चा जब किसी चीज को सीखता है तो वो आगे बढ़ता है, उसके बाद उसको दोहराता है। दोहराएगा क्यों, स्ट्रेंथन करने के लिए। रिपीट करेगा, दोहराएगा क्यों, स्ट्रेंथन करने के लिए। यहां पर क्या करता है, रिपीट। और फिर क्या करता है, प्रोग्रेस करता है नई चीज को सीखने में। उसके बाद उसको भी क्या करता है, रिपीट। छोटे बच्चे को देखा होगा, घुटनों के बल क्रॉल करते हैं, लेकिन थोड़े बड़े होने पर जब वो चलना शुरू कर देते फिर भी क्रॉलिंग करते हैं। किस लिए, अपनी क्रॉलिंग को और मजबूत करने के लिए। इसी तरह अगर वो सहारा लेके चलते थे, फिर बिना सहारे के चलना शुरू हुए, तब भी क्या करते, सहारा लेकर चलते हैं। तो ये होता है कि हम जो भी चीज सीख लेते हैं, अगर हम उसे रिपीटेशन में रखते हैं तो वो और मजबूत होती जाती है। इसलिए लर्निंग जो, सॉरी, डेवलपमेंट जो होती है वो लीनियर होती है, सॉरी लीनियर नहीं होती, स्पाइरल होती है। लीनियर का मतलब होता है ये एक स्ट्रेट लाइन जो कि 45 डिग्री लाइन होती है। ये क्या दिखाता है कि जो डेवलपमेंट की रेट है वो एक जैसी है। एक जैसी कभी हो ही नहीं सकती। डेवलपमेंट कभी फास्ट होती है, कभी स्लो होती है। जब बच्चा इन्फेंसी में होता है, सॉरी, ये प्री नाटाल फेज में, जब बच्चा माता के गर्भ में होता है, तो उस वक्त जो डेवलपमेंट की रेट होती है वो फास्टेस्ट होती है। ये याद रखिएगा, रेट क्या रहेगी उसकी, फास्टेस्ट। जब बच्चा आएगा इन्फेंसी में, तो बच्चे की जो रेट ऑफ डेवलपमेंट कैसी हो जाएगी, फास्ट रहेगी। जब बच्चा आ जाएगा चाइल्डहुड में, ये सभी लिखवा देता हूं क्योंकि ये पेपर में पूछ लिया जाता है, तो चाइल्डहुड में हो जाती है स्लो। और उसके बाद आ जाता है आपका अडोलेसेंस। अडोलेसेंस में भी क्या हो जाती है आपकी, फिर से फास्ट हो जाती है। तो ये चार फेज आपके रहते हैं जिसमें से पेपर में क्वेश्चन बनता रहता है। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर होगा कि डेवलपमेंट कैसी होती है, स्पाइरल होती है, लीनियर नहीं होती। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फास्टेस्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट कब होता है, आंसर क्या जाएगा हमारा, प्रीनाटाल। अगर पेपर में प्रीनाटाल नहीं दिया है तो आंसर आपका जाएगा इन्फेंसी। अगर इन्फेंसी भी नहीं दिया है तो आपका आंसर जाएगा अडोलेसेंस। क्लियर है। तो ये हो गया। उसके बाद ये था जनरल टू स्पेसिफिक, इसको भी समझ लीजिए भाई। ये जनरल टू स्पेसिफिक, ये डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है जो बताता है कि बच्चा पहले चीजों को जनरली करता है, फिर स्पेसिफिकली। जैसे बच्चा पहले हाथ हिलाता है, फिर फिंगर्स के ऊपर कंट्रोल आता है, तब स्पेसिफिकली काम कर पाता है। तो वो हैंड टू फिंगर, फिंगर के ऊपर जो कंट्रोल आपका आता है, ये जनरल टू स्पेसिफिक है। पे कंट्रोल लाता है, फिर उसके छोटे छोटे हिस्सों के ऊपर कंट्रोल उसका आना शुरू होता है। तो ये इसलिए ऑप्शन में जो दिया था स्पेसिफिक टू जनरल, वो गलत होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। लास्ट था कि डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट, नहीं, डेवलपमेंट के सभी एस्पेक्ट एक दूसरे से क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा कि डेवलपमेंट अकर्स इन ए स्पाइरल मैनर नॉट लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, चिल्ड्रन रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर थ्रू, बच्चे अपने व्यवहार, स्वयं के व्यवहार को कैसे नियमित करते हैं, यानी कि खुद का व्यवहार वो जो कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उसे कैसे मैनेज करते हैं। ऑप्शन दिया गया प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन, सेकंड है यूज ऑफ इनर स्पीच, थर्ड है प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन, और फोर्थ है यूज ऑफ सेल्फ रीइंफोर्समेंट। तो पहले पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद आंसर करने में दिक्कत नहीं आएगी। वाइगोत्स्की साहब ने 3 बातें बताई। नंबर 1 सोशल स्पीच, नंबर 2 प्राइवेट स्पीच, और नंबर 3 इनर स्पीच। सोशल स्पीच होता है जब बच्चा बोलता है, जोर से बोलता है, चिल्ला के बोलता है किसी भी काम के लिए, हंसना रोना ये सोशल में उसका आ जाता है। प्राइवेट स्पीच होता है जब बच्चा अपने आप को रेगुलेट करने के लिए बातचीत शुरू करता है, सेल्फ रेगुलेशन के लिए होता है, सेल्फ रेगुलेशन, लेकिन आवाज बाहर सुनाई देती है। बच्चा कोई काम कर रहा होता है और उस काम को फिर क्या करता है, वो बोल बोल के करता है। जैसे मैं अपनी कॉपी में आज बिल्कुल साफ साफ लिखूंगा, ये वाली लाइन मेरी बिल्कुल साफ आ रही है, वो अपने आप को खुद ही बोल रहा है, अरे ये गलत हो गया, इसको मिटा के ठीक करूंगा, और ये आवाज बाहर सुनाई दे रही है। तो ये किस में आता है, आपका प्राइवेट में। जब यही काम बच्चा अपने अंदर ही बोल के शुरू करे, इंटरनली, सेल्फ रेगुलेशन, लेकिन आवाज बाहर सुनाई न दे, लेकिन आवाज बाहर सुनाई न दे, तो वो किस में आ जाता है, आपका इनर स्पीच, आंतरिक संभाषण। आपके ही अंदर वो आवाज आ रही है, बाहर किसी को सुनाई नहीं देगी। ये जनरली आपका होता है कि आप अपने डाइट में, अपनी क्लास में हैं, आपने कोई ऐसा काम किया है जिसको आपको पूरा करना है, टास्क दिया गया है, तो उसमें क्या करते हैं आप कि अपने आप से बात करते हैं कि बस अब इस तरीके से इस काम को और कर दो, इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप। बट वो बातें बाहर सुनाई ना दे, आप अपने अंदर ही अपने आप से बात करें, तो वो बन जाती है इनर स्पीच। जैसे कई बार टीचर सामने आ जाते हैं, टीचर कोई बात कह रहे हो और आप उनको कुछ कहना चाहते हो और अंदर ही अंदर बोलते हो, बाहर सुनाई ना दे, वो इनर स्पीच का उदाहरण होता है। तो ये अब क्वेश्चन पे आते हैं कि चिल्ड्रन रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर थ्रू, तो यहां पर ऑप्शन में उसने प्राइवेट स्पीच तो नहीं दिया है, आंसर क्या दिया है, ऑप्शन दिया इनर का, तो आंसर हमारा जाएगा इनर स्पीच, यानी कि आत्मवाक के प्रयोग द्वारा। तो यहां पर हमारे 10 क्वेश्चन तक आज पूरे होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे अपने 11वें क्वेश्चन से। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। और अगर किसी की कोई भी दिक्कत बनती है तो मत भूलिएगा, अपने कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, आप इस नंबर पर भी अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं। अगर दिक्कत आएगी किसी क्वेश्चन में तो आपको उसे दोबारा से कराया जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में आप और ज्यादा संख्या में हमें मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।